गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड और उनके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, राइट। जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ओके, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2। तो इनके बीच कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज लेते हैं हम तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड कंबाइनिंगली इट इज नोन एज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो इससे रिलेटेड मतलब एक्चुअल कितना फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है देखते हैं पहले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, Q1 and Q2 separated by a distance r is directly proportional to product of magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है बच्चों, तो कंसीडर करते हैं यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस। Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इनके बीच डिस्टेंस r है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बिकॉज दोनों लाइक चार्जेस है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिखते हैं पहले, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2, ओके, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर इसको कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब ये प्रोपोर्शनेट साइन निकालने के बाद कांस्टेंट हम लेते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर K दिया है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब इस K का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर लेना होगा हमें, ठीक है। इफ कंडीशन कौन सी होगी? इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, लेट दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम है यहाँ पर। तो वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है? अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाते हैं तो दैट बिकॉज ऑफ force of repulsion it will move along a straight line away from this positive charge, that line is known as electric line of force। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके प्रॉपर्टीज, ये आगे चलकर हम वो भी पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो परमिटिविटी का मीनिंग आप यहाँ पर राइट नाउ ये क्लियर कीजिए कि मीडियम की एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओके, दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻12 Newton meter square per coulomb square, okay। So this is formula for vacuum। Now 1/4 pi epsilon naught, okay, अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 into 3.14 into 8.85 into 10⁻12, अगर ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 9 into 10⁹। ये कांस्टेंट वैल्यू है वैक्यूम मीडियम के लिए। इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर F इज इक्वल टू 9 into 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर ये इक्वेशन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स होता है हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर लिखा है देखिए F12 का मीनिंग क्या होता है? द फोर्स exerted on Q1 due to Q2, so it has direction towards left। वैसे F21 इसका मीनिंग क्या होगा?
द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 और इसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड। तो ये दोनों फोर्स वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21 दोनों की डायरेक्शन अलग और मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड। नाउ जैसे कि अगर ये दो चार्जेस हम वैक्यूम में रखते हैं और डिस्टेंस उनके बीच कितना होगा? 1 मीटर। सपोज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम और उनके बीच अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो एवरी पॉइंट चार्ज कैरीज हाउ मच चार्ज? दैट इज 1 कूलम। सो इट मे बी डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होती है? द चार्ज ऑन अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 कूलम इफ दे आर सेपरेटेड at 1 meter in vacuum and if force of repulsion between them is 9 × 10⁹ Newton, then each charge carries 1 coulomb charge. Okay students, suppose the charges are placed in medium of permittivity epsilon. That means the medium is rather than air, vacuum or free space. तो permittivity हम लेते हैं epsilon. epsilon का मीनिंग क्या होगा? permittivity of that medium. Okay, तो मीनिंग उसका वही होगा, the ability of medium to allow the electric lines of forces. तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस एटसेट्रा। अब ऐसे मीडियम की इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर? F is equal to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square, ये इक्वेशन होगा। ओके, नाउ permittivity of medium एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच ये रिलेशन है यहाँ पर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ओके, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर हम रेशियो लेते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो दैट रेशियो गिव्स द constant that is known as dielectric constant and it is equal to K or epsilon r. Dielectric constant denoted by K, it is also denoted by epsilon r. epsilon r का और एक मीनिंग होता है relative permittivity. relative permittivity मतलब dielectric constant K, इसलिए यहाँ पर K और epsilon r एक ही इक्वेशन है। अब epsilon is equal to epsilon K for air, vacuum, फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है अब। ओके, फॉर अदर मीडियम के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, जैसे माइका के की वैल्यू 8 to 12 के दरमियान होती है। ठीक है, और कुछ मीडियम यहाँ पर जैसे फॉर मेटल्स के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में एप्सिलॉन को रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन नॉट के से, तो ये इक्वेशन तैयार होगा। F is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 divided by R square. So this is important and general equation. Okay, तो न्यूमेरिकल्स और MCQ सॉल्व करते वक्त हमें ये इक्वेशन यूज करना है। तो वहां पर अगर वैक्यूम एयर दिया है तो K की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1। ओके, अदरवाइज अदर मीडियम के लिए फिर जो K की वैल्यू दिए that should be used in this equation. Now, in vector form डायग्राम में देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वेक्टर F12 का मीनिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी। वेक्टर F21 मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और इसकी डायरेक्शन होगी राइट की तरफ। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? वेक्टर F12 इज इक्वल मतलब ये फोर्स हम लिख रहे हैं वेक्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21। अब यूनिट वेक्टर R21 क्या होता है? देखिए, यूनिट वेक्टर R21 का मीनिंग क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम Q2 चार्ज towards the Q1 charge।
तो यहाँ पर वेक्टर F12 और यहाँ पर देखिए वेक्टर R21 और यहाँ पर देखिए वेक्टर R12, ठीक है। तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर F12 लेफ्ट की तरफ है, वेक्टर R21 भी लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वेक्टर F12 और यूनिट वेक्टर R21 दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखा है, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R3 इनटू वेक्टर R21, ठीक है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुए देखिए, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है विद कैप R21, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, सेकंड चार्ज टू वर्ड्स फर्स्ट चार्ज R21, और ये वेक्टर है R21 और यहाँ पर R स्क्वायर का R3 हो गया। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होता है देखिए, वेक्टर R21 ये यूनिट वेक्टर है, हमें पता है यूनिट वेक्टर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर वेक्टर R21 का है, तो वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड रिटन एज R21, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट चार्ज इट इज R, तो हम R21 को R लिख सकते हैं, ओके। तो यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय R। अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय R यहाँ पर आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में जो R है और ये ऑलरेडी R स्क्वायर, तो यहाँ पर R3 हो जाता है और ये वेक्टर R21 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वेक्टर F12 और वेक्टर R21 एक बार फिर से देखिए, वेक्टर F12 लेफ्ट की तरफ है और वेक्टर R21 भी लेफ्ट की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक ही, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। वैसे हम यहाँ पर वेक्टर F21 के बारे में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वेक्टर F21 that is the electrostatic force exerted on second charge due to first charge जो डायरेक्शन राइट की तरफ है is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R3 into वेक्टर R12। तो यहाँ पर वेक्टर ये होगा R12, मतलब फोर्स और वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ सेम होगी, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है बच्चों, जैसे इस इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, F is equal to K Q1 Q2 by R square, राइट। और हमें ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जैसे F is equal to कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ओके। तो दोनों के बीच सिमिलरिटी क्या होगी, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 Q2 मतलब चार्जेस, यहाँ पर m1 m2 मतलब मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स। दोनों तरफ R का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर R का मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, राइट। K यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर वैक्यूम में चार्जेस होंगे तो K की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखिए K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू होती है K की, राइट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आने वाली है मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के बीच रिसेम्बलेंस होता है, सिमिलरिटी होती है, तो बाद में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो राइट नाउ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला सिमिलर है, ओके बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस है, जैसे O पॉइंट पर एक चार्ज है Q0, ओके, एंड Q0 चार्ज इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो Q0 और Q1 के बीच एक फोर्स होगा, अगर दोनों का चार्ज सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर दोनों का चार्ज अपोजिट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे उनकी डायरेक्शन डिसाइड होगी। वैसे Q0 और Q2 के बीच F2 फोर्स होगा, F3 फोर्स होगा, Fn फोर्स होगा। तो Q
जीरो चार्ज पर नेट फोर्स कितना होता है, फिर ये हमें इस आर्टिकल में निकालना है। मतलब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और ये नेट रिजल्टेंट फोर्स हम बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस दैट मींस सराउंडेड बाय a number of charges is equal to the vector sum of individual forces. Consider Q0 charge is situated at O point and all charges are placed in vacuum. Okay, let Q1, Q2, Q3 up to Qn charges surrounded to it. Now, the distance between Q0 and Q1 is R1, Q0 and Q2 is R2, Q0 and Q3 is R3. Similarly, Q0 and nth चार्ज के बीच डिस्टेंस होगा Rn. तो यहाँ पर फोर्सेस Q0 और Q1 के बीच फोर्स होगा F1, F2, F3, Fn. Okay, and direction of forces depends upon the nature of charges. Now, the resultant force F on charge Q0 due to all other charges is given by, according to statement, vector F is equal to vector F1 plus vector F2 plus up to vector Fn. अब फॉर्मूला हमें पता है, जैसे F is equal to constant K Q1 Q2 divided by R square, ये फॉर्मूला होता है जनरल। तो यहाँ पर हम F1 मतलब क्या होगा, K Q1 और इसका चार्ज है Q0, इसलिए यहाँ पर Q0 लिखेंगे हम, अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस R1 स्क्वायर प्लस सेकंड चार्ज बिटवीन Q0 एंड Q2, ये यहाँ पर K Q2 Q0 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस अप टू nth चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं K Q1 Q0 डिवाइड बाय Rn स्क्वायर। अब इसमें से K Q0 कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस अप टू Qn बाय Rn स्क्वायर। ओके, तो resultant force is given by vector F is equal to K Q0 in bracket summation Qi Ri square where I is equal to 1 to n. So this is superposition principle, जिससे हम एक चार्ज के ऊपर, अगर ये एक चार्ज सराउंडेड बाय मेनी ऑफ द चार्जेस होता है तो उसके ऊपर ड्यू टू ऑल ऑफ द चार्जेस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। अब ये माइक्रोकूलम यूनिट है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ है ना, तो इसका मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलम, -2 × 10⁻⁶ कूलम, 1 × 10⁻⁶ कूलम are placed in air at corners of an equilateral triangle of side 1 meter. अब इसमें क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम। सपोज 2 कूलम 2 माइक्रोकूलम is Q1, let it is situated at A point, 2 microcoulomb Q1 charge. -2 microcoulomb, let it is Q2, now situated at B point, and 1 microcoulomb is situated at C point, Q3 it is. हमें यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम। मतलब देखिए पहले यहाँ पर A एंड C मतलब Q1 और Q3 दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, राइट। तो Q3 का मैग्नीट्यूड कम है, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पर Q3 चार्ज Q1 चार्ज से दूर रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन इसकी, लेट इट इज फोर्स F1, ओके, अलोंग AC। नाउ Q2 is -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 is 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर अपोजिट चार्जेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो कौन सा चार्ज कौन से चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा या मूव होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो Q3 चार्ज विल मूव टुवर्ड्स B अलोंग CB। सो यहाँ पर ये F2 की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो F1 और F2 की डायरेक्शन हमें मिल गई।
नाउ अब इनके बीच एंगल कितना होगा? नाउ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, तो यहाँ पर एंगल होगा 60 डिग्री, राइट। तो बचे वाला ये इतना एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज पैरेलल टू AB, और डायरेक्शन ये होगी इसकी। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए पहले हमें F1 F2 का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और बाद में फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। नो F1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगे, दैट इज 1 मीटर। ओके, नाउ F1 इज इक्वल टू These charges are placed in air, तो एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर उस कंडीशन में हम इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 9 × 10⁹, राइट। अब Q1 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻6 कूलम, Q3 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस 1 मीटर है। F1 इज इक्वल टू 9 × 2 18 इंटू, ओके, 10⁻6 10⁻6 10⁻12 और 10⁻9, तो कितना रहेगा यहाँ पर? 10⁻³ और 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ गई 18 × 10⁻³ न्यूटन। वैसे हम F2 की वैल्यू भी निकालते हैं Q2 और Q3 चार्ज के बीच। ओके, तो F2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अब K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q2, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है हमें 2 माइक्रोकूलम -6, 2 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी अगेन 18 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, F1 की डायरेक्शन कैसे होगी? एज शोन इन फिगर, इट इज अराउंड AC। ओके, एंड F2 की डायरेक्शन अराउंड C टुवर्ड्स B। नो, दोनों के बीच एंगल यहाँ पर आ गया 120। अब स्केलर्स एंड वेक्टर में एक फार्मूला है हमारे पास, कौन सा? रिजल्टेंट फोर्स के लिए F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, अब यहाँ पर एंगल कितना है? 120, तो 120 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू रूट, ओके, अब F1 स्क्वायर मतलब 18 × 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू उतनी आ गई, दैट इज 18 × 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, माइनस 2 इंटू F1 F2 की वैल्यू 18 × 10⁻³ इसको यहाँ पर लिखते हैं इंटू, ये स्क्वायर रूट का ही पार्ट है, 18 × 10⁻³ इंटू, अब cos 120 इसको हम लिखेंगे cos 180 - 60, दैट इज माइनस cos 60, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, सो माइनस 1/2 यहाँ पर। ओके, तो ये 2 और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू रूट 18 × 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 18 × 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए 18 × 10⁻³ और यहाँ पर भी इंटू 18 × 10⁻³, इसको हम 18 × 10⁻³ उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू 18 × 10⁻³ अंडर रूट स्क्वायर है तो बाहर आने के बाद स्क्वायर निकल जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? पैरेलल टू AB। ओके, सो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स और इसकी वैल्यू आती है 18 × 10⁻³ न्यूटन, राइट बच्चों?